हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आप सभी के लिए। तो आज से जो है कि एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअली में क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जनरली BBMKU, ठीक है, VVU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, LNMU, SKMU, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, झारखंड के भी, बिहार के भी, बंगाल के भी, है ना। इस टाइप के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द आपको बता देता हूं केस में कि एमएससी का जो सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है, पूरा आप कह सकते हैं कि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, पूरा इंडिया में इक्वल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा होल जो है कि इंडिया में एमएससी का सिलेबस, एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस इक्वल है, लगभग इक्वल है, ठीक। कहीं कुछ अगर है तो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर करके बता देता हूं कि आज से आपका जो है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पेपर नंबर 15 जनरली बोला जा रहा है और बोला जाता है आपके BBMKU, VVU, है ना, SKMU वगैरह 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 जो यूनिवर्सिटीज है आपके झारखंड, बिहार, बंगाल बेल्ट के जो भी यूनिवर्सिटीज है, उसमें पेपर नंबर 15 एज ए पढ़ाया जाता है। आप देख लीजिए आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वहां पर कौन सा एज ए पेपर आपको जो है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी बात सिलेबस मोस्ट ऑफ द केस सेम होती है, इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, इसको पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है, तो आप इधर ही टिक कर आ जाएंगे। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या पढ़ना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या पढ़ना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म। तीसरा आपको पढ़ना है मेलिन ट्रांसफॉर्म, मेलिन ट्रांसफॉर्म। और चौथा आपको स्टूडेंट्स पढ़ना है हेंकल ट्रांसफॉर्म, हेंकल्स ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई साहब, यहां पर आपको ये ध्यान देना है, ये 4 यूनिट हम लोगों को कवर करना है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मतलब जल्दी से जल्दी सिलेबस अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको करना चाहिए लाप्लास और मेलिन। ये 1 और 3 का कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा, ऑड कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा। आपका सिलेबस मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होगा जल्दी। और साथ ही साथ आपका जो है कि आप कह सकते हैं अच्छा मार्क्स भी आएगा। मेलिन तो बाबा बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल यूनिट है, यूनिट नंबर 3। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? मोटा मोटी गिन चुन करके 7-8 पेज पढ़ना है मेलिन में। और लाप्लास थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ठीक है। ये तो रहा बात। अब मैं सिलेबस की थोड़ा सा ऊपर डिस्कस कर देता हूं। बाकी आप अपने आपको तो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे वहां का तो सिलेबस आपको तो मिला ही होगा। तो थोड़ा सा मैं ऊपर डिस्कस करता हूं। और मैं अभी ज्यादा डिस्कस करने पे इच्छुक हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर, क्योंकि आज से मैं लाप्लास ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए लाप्लास ही करने जा रहा हूं। और बाकी बात जो भी आगे आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मेलिन का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। और मैंने अपने एग्जाम में यही 2 करके गया था और अच्छा मार्क्स गेन हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बाबा आपको 1 और 3 ही करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, है ना, मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको फॉरियर भी पढ़ा दूंगा और हेंकल्स भी पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है, नो इशू। चलिए, तो लाप्लास हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लाप्लास। आइए
लाप्लास करते हैं। लाप्लास का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देंगे हम थोड़ा सा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। दिस इज यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो लाप्लास में जनरली आपको लाप्लास का डेफिनेशन पढ़ना होगा, और लाप्लास को डेफिनेशन पढ़ने वगैरह से पहले आपको थोड़ा सा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन वगैरह मैं दिखा दूंगा एक झलक का। ठीक है, और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आपको करना है, फिर उसका लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, फिर उसके जो है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन थ्योरम आ जाएगा। इसके बाद आपका स्टिल्जर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका आ जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगा, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर आपका जो है कि क्लास ए का डेफिनेशन आ जाएगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस का डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, अब क्लास ए क्या होता है उससे रिलेटेड भी जो है कि कुछ है टॉपिक, जैसे कि आप पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह में, है ना, वहाँ पर कॉन्वोल्यूशंस के प्रॉपर्टीज वगैरह में आप पढ़ेंगे। इसके बाद फिर वहाँ पर आपका जो है कि कुछ कॉन्वोल्यूशन के भी प्रॉपर्टी होते हैं, वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ बताने लायक है, तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, एग्जिस्टेंस थ्योरम मैंने आपको बता ही दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास का nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो करवाएंगे आप लोगों को। फिर पावर ऑफ टी वाला क्वेश्चंस करवाऊंगा, मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी, वो पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो कुल मिला के ढेर सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाऊंगा या ऑपरेटर भी पढ़ाऊंगा। तो ये बस इतना है, बस इतना ही है। ठीक है, आपका लाप्लास। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बाकी बात आप अपने दिया रहता है सिलेबस में, वहां से देख लीजिएगा यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि टॉपिक ही पेपर ही है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो भाई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म तो समझना भी तो पड़ेगा। अगर आपका है सिलेबस में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का पर बात करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं, जिसका पावर इन्फिनिटी हो जाए, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ही आता है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आता है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आता है। मतलब अगर पावर, मतलब लिमिट्स इन्फिनिटी वगैरह आने लग जाए, ऐसी स्थिति में जहां पर इंटीग्रल्स का जो वैल्यू कन्वर्ज ना करे, सिर्फ ये पावर ही आने से नहीं होगा, लिमिट्स ही जो है कि इन्फिनिटी आने से नहीं होगा, इसका जो वैल्यूज है वो कन्वर्ज ना करे। कन्वर्ज ना करे मतलब नॉन कन्वर्जेंस हो, मतलब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर जाकर के उसका वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर देता हूं x² dx 1 to 2, तो भाई ये इसका वैल्यू कुछ फिक्स आ जाएगा। जैसे इसका वैल्यू आ जाएगा x³, इसका आंसर क्या हो जाएगा x³/3, है ना, इसका इंटीग्रेशन यही तो होता है ना, बात समझ रहे ना। अब ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ये 1/3, ये 8 माइनस का 1, ये आपका 8 में 1 गया तो 7/3। ये फिक्स वैल्यू पर जाकर के कन्वर्ज कर गया, मतलब वैल्यू इसका आ गया, लिमिट आ गया, मतलब इसका वैल्यू आ गया, तो ये भाई कन्वर्ज हो गया ये इंटीग्रल। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर नहीं कहेंगे, ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। ठीक है, x² dx ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। बट ऐसे इंटीग्रल जिनके वैल्यूज जो है कि प्रॉपरली नहीं फाइंड कर पाए, या ऐसे प्रॉपर वैल्यू ना आए, इन्फिनिटी आ जाए या कुछ ऐसा कुछ आ जाए, तो उस केस में ऐसे इंटीग्रल्स को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, और जनरली हम लोग लाप्लास वगैरह में यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं कुछ, इसको समझते हैं कि इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। आई होप आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर में समझ में आ गया होगा अंतर। आइए लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए।
लिखिए एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इन प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। कैसे रहते हैं भाई, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के ऑफ एस टी, ठीक है, एफ टी डी टी, इस टाइप के फॉर्मेट में रहते हैं बाबू। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका बाबा, तो एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ टी का किसका होगा, एफ ऑफ टी का। इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर यहां पर कैपिटल एफ टी होगा, ठीक है, यहां पर कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी, यहां पर याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इट इज, है ना, यहां पर लिखिएगा इफ इट इज convergent the function k of st appearing in the integrand is called kernel of integral transform where k of st, s is a parameter, t is a वेरिएबल। देखिए अब आपको थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल डील कर देता हूं। क्या है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस फॉर्मेट में रहे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और k ऑफ एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इट इज कॉल्ड, मतलब इसी को कहेंगे, इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसी को कहेंगे इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, ऑफ एफ टी। किसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाबा, तो एफ टी का, ये ध्यान दीजिएगा, ये एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एफ टी जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये एफ टी कैसा होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ये एफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा वो सबसेट होगा किसका सबसेट होगा, रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। इसका जो रेंज होगा वो अगर रियल नंबर के सेट का सबसेट हो जाए तो हम लोग कहेंगे एफ टी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर इसका डोमेन और रेंज दोनों का दोनों सबसेट हो जाए, किसका भाई, रियल नंबर के सेट का, तो फिर हम लोग कहेंगे एफ टी रियल फंक्शन है। क्या कहेंगे, रियल फंक्शन है। लेकिन इसका एफ टी मतलब इसका जो कोडोमेन वाला हिस्सा है, अब कोडोमेन कभी रेंज भी बन जाता है, मतलब रेंज कभी पूरा कोडोमेन भी बन जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोडोमेन सबसेट हो जाए रियल नंबर के सेट का, तो उस केस में एफ टी को कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो भाई ये जो एफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन है वो हमारा उसी का तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब इसी का तो इंटीग्रल, एफ टी का ही तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इफ इट इज कन्वर्जेंट, मतलब ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा। कब,
द फंक्शन के ऑफ एस टी मतलब जो के ऑफ एस टी है, ये जो फंक्शन है के, वो क्या है, एस और टी का है, वेरिएबल पे मौजूद है। अपीयरिंग इन दी इंटीग्रांड, मतलब इस इंटीग्रांड में के ऑफ एस टी अगर रहे मौजूद, और इसको हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको यह ध्यान देना है बाबू कि के ऑफ एस टी को कहते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रांड, है ना, या कर्नल ऑफ एफ टी, ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। जैसे आप लोग को याद होगा आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कर देते थे मल्टीप्लाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता था ग्रेजुएशन के टाइम में। वैसे ही ये भी आईएफ की काम करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की काम करता है, e टू द पावर माइनस एस टी। आपको मैं बताऊंगा जो यहाँ पर के ऑफ एस टी है ना, ये जो के ऑफ एस टी है यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। और के ऑफ एस टी क्या है? एस इज ए पैरामीटर एंड टी इज ए वेरिएबल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट पेज में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसका डेफिनेशंस पर हम लोग बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, यहां पर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट नंबर 1। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो पहला जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई। तो आप लिखेंगे लेट एफ टी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। Let ft is a real valued function defined over t is greater than equal to 0। ठीक है, तो यहां पर ft क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब ये जो भी फंक्शन ये रहेगा ft, जो भी फंक्शन ये रहेगा ft, यहां जो मेरा जो कोड डोमेन बनेगा वो किसका सबसेट होना चाहिए? वो सबसेट होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो एफटी को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना तो क्लियर ही होना चाहिए, है ना, ये सब तो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लेट एफटी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft is denoted and defined by, तब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft को कैसे डिफाइन और डिनोट करेंगे? तो कुछ इस प्रकार से, दैट इज f of s इक्वल्स टू l of ft, मतलब ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसका वैल्यू fs होगा। ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे, और ये होगा 0 to infinity e to the power माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। बस हो गया, खत्म। क्या है? एल ऑफ एफ टी का हम जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, एल यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर है, वेर आप लिख सकते हैं वेर एल इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर इक्वल टू एफ एस आ जाएगा, और 0 to infinity e to the power माइनस एस टी एफ टी डी टी। खत्म, ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन। चलिए आपको मैं कुछ देर देता हूं, आप इसको उतारिए तब तक, फिर आगे मैं देखता हूं कि आपको क्या पढ़ाना है। हालांकि मुझे याद रहता है, ठीक है, कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, बट हाँ एक अच्छा टीचर का नियम है कि वो देख ले भाई कि कहीं उससे कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है। चलिए हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली में होता है कि दो प्रॉपर्टी है लाप्लास का, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो आइए ये दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्लियर किए आप लोगों को, अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। लीनियरिटी
प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखिएगा लेट fs and gs be the Laplace transformation of ft function and gt function respectively। मतलब हमने माना कि fs और gs दो जो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? ऑफ ft एंड gt का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे लिख सकते हैं, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b आर द, क्या है भाई, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, आर द कॉन्स्टेंट्स। देन ये जो आपका होगा fs क्या हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से, मतलब ये कांस्टेंट इस प्रकार से आप लिखिएगा ऐसा सच डेट इस प्रकार से है कि fs का वैल्यू आपका L ऑफ ft के बराबर है, और ये L ऑफ ft किसके बराबर है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, ठीक है, ये हो गया। और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे gs का वैल्यू L ऑफ gt इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st gt dt, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। देन आपको प्रूफ करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके ये दिखाना होगा कि a इंटू एफ टी लाप्लास ऑफ a इंटू एफ टी प्लस b इंटू जी टी, वो आपके बराबर होगा, वो होगा a इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस b इंटू एल ऑफ जी टी, इसके बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, इतना समझ रहे है ना। आइए फिर अब इसके बराबर, मतलब ये किसके बराबर होगा? a इंटू एफ एस प्लस b इंटू जी एस, यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। आइए, ये तो स्टेटमेंट था, अब प्रूफ में यही चीज को रिपीट कर देना है, यही चीज को एज इट इज रिपीट करना है प्रूफ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी चीज को रिपीट करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, आइए इसी चीज को रिपीट करना है। चलिए इसको हम क्लोन बना लेते हैं एक, हाँ एक क्लोन बन गया इसका। आइए इसको नीचे ले चलते हैं, हाँ ठीक है। तो मैं कहा था, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करके पहले क्लोन बना के ले आते हैं, बना था बट फिर वो आया नहीं, ठीक है। आइए फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोन बना लेता हूं,
टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर फिर से दोबारा लिखना था, तो मैंने इसको कोलोन बना के लिख लिया है। आइए अब इस पे काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो चेंज करना है वो सब। स्टेटमेंट के जगह पर आपको लिखना होगा प्रूफ। क्या लिखना होगा? प्रूफ। ठीक है, और वही चीज दोबारा आपको लिख देना होगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि ये इजी है। ठीक, एपोस्ट्रोफिस आ गया, एक एपोस्ट्रोफिस इधर छूट गया है। आइए इसको भी ले करके आते हैं। इसको हो क्या रहा है, दोहरा पड़ रहा है क्या? आ जाओ भाई। ठीक, आप लोग समझ गया होंगे कि कौन सा चीज क्या है ना। एपोस्ट्रोफिस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है था, ठीक है। Let fs and gs be the Laplace transformation of ft and gt respectively, and a, b are the constant, है ना। और ये प्रूफ कहाँ से आ गया, इसको इरेज करना होगा, ये वाला डबल कॉपी हो गया होगा। ठीक है, such that fs equal to this and gs equal to this, ये चीज आप लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और लाइन लिखना है, तब जितना कॉपी करना उचित नहीं रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देन वी हैव टू शो दैट, क्या लिखना होगा? देन वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना होगा कि लाप्लास ऑफ a इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी, बी इंटू जी टी इक्वल्स टू a इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस b इंटू एल ऑफ जी टी। यानी कि हमें प्रूफ करना होगा a इंटू एफ एस प्लस b इंटू जी एस, b इंटू जी एस, यही तो प्रूफ करना है ना। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना। देन वी हैव टू शो दैट दिस। आइए तो प्रूफ करते हैं। अब लिखेंगे by the definition of Laplace transformation, है ना। then we have या then we get, ऐसा भी लिखिए। क्या होगा भाई? L of A इंटू एफ टी हम लेके चलते हैं प्लस B इंटू जी टी लेकर के चलते हैं, है ना। तो हमें मिलेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। आपको मालूम होगा, यहाँ पर बगल में आपको मैं बता देता हूँ, या ऊपर में ही पहले दिखा देता हूँ कि एफ टी है तो e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आया। तो e टू द पावर माइनस एस टी सब में आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी सब में आ रहा है। एफ टी के बदले सिर्फ चेंज हो जाएगा, एफ टी के बदले जो भी है वो पूरा पूरा आ जाएगा, समझ रहे ना। तो एफ टी के बदले a इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी है तो ये पूरा आ जाएगा, समझ गए ना। और बाकी एज इट इज रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा a इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी और ये डी टी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या करना है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना होगा। 0 टू इन्फिनिटी a इंटू e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, ठीक है, अब प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस एस टी जी टी, और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इनटू का dt। अब इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको मालूम ही है। a इंटू e टू द पावर माइनस एस टी
एफ टी डी टी, अब 0 से लेकर के इन्फिनिटी b इंटू e माइनस एस टी, है ना, जी टी इंटू डी टी। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, यहां पर a कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था इसीलिए बाहर कर दिए, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्लस 0 टू इन्फिनिटी b इंटू e माइनस एस टी जी टी डी टी। अब आपको मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 and 2 वी हैव, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था L ऑफ एफ टी, था ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ 1, और इसका वैल्यू था L ऑफ जी टी बाय द डेफिनेशन ऑफ 2। यहां पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 and 2, 1 and 2 बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 and 2, या फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना तो क्लियर है, होना भी चाहिए। अच्छा, ये तो था। अब इसका मतलब क्या था, एफ था, और इसका मतलब था जी एस। और आप क्या लेके चल रहे थे, आप लेके चल रहे थे ए इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी इक्वल्स टू ए इंटू आ गया आपका एफ एस प्लस बी इंटू जी एस, और यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या बन रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और विश्वास मानिए ये पहला लेक्चर है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हल्का रहने दिए, मतलब ज़्यादा आगे नहीं लेके गए। अब नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ज़्यादा एक ही मतलब वीडियो में लगभग 4-5 थ्योरम खत्म कर देंगे। ठीक है, कोशिश तो यही रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कैसा वीडियो बना, कहाँ क्या त्रुटि रहा वो बताइए। ठीक है, धन्यवाद।